हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार शरीर के द्रवों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, शरीर में क्रियाओं को ले जाया लाया जाया जाता है। तो आपको पता है शरीर द्रव, इस टॉपिक के अंदर मेनली हम क्या पढ़ेंगे, हमारे शरीर का द्रव पदार्थ क्या होता है, रक्त ही तो होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, उसके संगठन को पढ़ेंगे और किस प्रकार वो शरीर के अंदर परिवहन होता है, किस प्रकार की नलिकाओं के द्वारा चलता है, तो उस सबको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त के बारे में, या इसे रुधिर भी बोला जाता है। तो देखिए रक्त, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तो देखिए रक्त के लिए एक नाम आया है तरल संयोजी ऊतक। तरल का मतलब क्या है कि रक्त हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। संयोजी का मतलब है ये शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है, एक भाग के पदार्थों को दूसरे भागों तक पहुंचाता है। और ऊतक किसे बोला जाता है, कोशिकाओं के समूह को। तो रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो कोशिकाओं का समूह, इसलिए इसे रक्त को क्या बोल दिया, ऊतक। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब रक्त हमारे शरीर में तरल अवस्था में क्यों रहता है, क्योंकि यकृत के द्वारा एक वर्णक का निर्माण किया जाता है, उस वर्णक का नाम है हिपेरिन। और वो हिपेरिन हमेशा रक्त को शरीर में तरल अवस्था में बनाए रखता है, उसको जमने नहीं देता है। इसलिए हमारे शरीर में जो रक्त है वो हमेशा किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो देखिए रक्त को शरीर में जमने से हिपेरिन नामक वर्णक रोकता है, हिपेरिन नामक वर्णक रोकता है। हिपेरिन का स्राव हिपेरिन का स्राव यकृत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त का लाल रंग, इसमें पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो रक्त को लाल रंग देने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन वर्णक करता है। और हीमोग्लोबिन कौन सी रक्त कणिका में पाया जाता है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त की पीएच होती है 7.4, यानी ये हल्का सारीय होता है। अगला पॉइंट, शरीर का रक्त बैंक, शरीर का रक्त बैंक किसे बोला जाता है, एक अंग होता है प्लीहा, या इसे स्प्लीन या तिल्ली भी बोला जाता है। यानी रक्त बैंक, यानी शरीर में थोड़े से रक्त का निर्माण प्लीहा के द्वारा किया जाता है। कैसे, जब आरबीसी मर जाती है तो मरकर ये किसके अंदर गिरती है, इस प्लीहा के अंदर गिरती है। और इस प्लीहा उस आरबीसी को कुछ रीजनरेट करके वापस रक्त का निर्माण करता है। इसलिए शरीर का रक्त बैंक किसे बोला जाता है, प्लीहा को। और प्लीहा को ही बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, तो ये रक्त के कुछ कॉमन पॉइंट है, नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम देखते हैं रक्त के घटक, यानी रक्त में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। रक्त में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, जो द्रव भाग होता है रक्त का, और एक होती है कणिकाएं, जो रक्त का ठोस भाग होती है। इनका परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है 55%, और कणिकाएं पाई जाती है 45%। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। इसका हल्का पीला रंग क्यों होता है? एक वर्णक होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। उस वर्णक का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है, और वो वर्णक प्लाज्मा को रंग कैसा देता है? हल्का पीला। तो देखिए हल्का पीला किसके कारण? बिलीरुबिन वर्णक के कारण। और इस बिलीरुबिन का निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है यकृत। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। 6 से 8% प्रोटीन। मुख्यतया 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है एल्बुमिन, और एक होती है ग्लोबुलिन। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है। उसके बाद कणिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिंबाणु। ठीक है, तीनों रक्त के घटक नोट कर लीजिए, फिर हम इन कणिकाओं को विस्तार से पढ़ते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम रक्त कणिकाओं को एक एक करके देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी या लाल रक्त कणिका। या रेड ब्लड सेल। देखिए स्टूडेंट्स, इनका कोई विस्तार से नाम या हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं पूछते हैं। इनका जो अलग से नाम है वो पूछा जाता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए इन्हें इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इन्हें इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। देखिए अस्थि मज्जा क्या होता है, कोई अंग नहीं होता है, बल्कि अस्थि किसको बोलते हैं, हड्डियों को बोलते हैं। तो हमारी हड्डियों के बीच में जो एक द्रव पदार्थ भरा रहता है खोखले स्थान में, उस भाग द्रव पदार्थ को क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा। वो दो प्रकार का होता है, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। तो जो लाल अस्थि मज्जा होता है वो आरबीसी बनाता है, और जो पीला अस्थि मज्जा होता है वो डब्ल्यूबीसी बनाता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी 120 दिन तक जीती है ये। आरबीसी का कब्रिस्तान मैंने आपको बताया था प्लीहा, जिसे शरीर का रक्त बैंक भी बोलते हैं। इनकी संख्या होती है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में थोड़ी ज्यादा होती है। संख्या पुरुषों में 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब, और महिला में होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन बराबर कितने होंगे, 50 लाख। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे पुरुषों में 45 से 50 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब, और महिला में 40 से 45 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब। अगला पॉइंट है, इनका आकार कैसा होता है। आकार होता है उभिया अवतल, दोनों साइड से अवतल, इस प्रकार का आकार होता है इनका। ठीक है। उसके बाद इनका कार्य क्या है, गैसों का परिवहन करना। मैंने आपको बताया था श्वसन तंत्र में कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा गैसों का परिवहन किया जाता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लाया ले जाया जाता है। तो वो कार्य किसका माना जाएगा, आरबीसी का माना जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस में रहता है, आरबीसी में। तो आरबीसी का कार्य है शरीर में गैसों का परिवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी होना एनीमिया रोग या खून की कमी कहलाती है। एनीमिया रोग या खून की कमी कहलाती है। आपको पूछा जा सकता है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया रोग है वो आरबीसी की कमी से होता है, और सामान्य भाषा में एनीमिया रोग को क्या बोला जाता है, खून की कमी। नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
उसके बाद अगली रक्तवाहिनी अगली रक्त कणिका है WBC, उसको देखते हैं। WBC या इन्हें बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल, या इन्हें बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका। तो इनका दूसरा नाम क्या है? जिस प्रकार RBC को बोला था इरिथ्रोसाइट, तो WBC को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। निर्माण कहाँ होगा? पीली अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। संख्या होती है संख्या होती है 4000 से 11000 प्रति मिलीलीटर क्यूब। इनका देखिए आकार होता है ना, कोई फिक्स नहीं होता है। कभी ये गोल हो जाती है, कभी चपटी हो जाती है, कभी त्रिभुजाकार हो जाती है। जैसे एक जीव होता है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है जो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, और उसी प्रकार WBC अभी अपने शेप को चेंज करती रहती है। तो अमीबा के नाम पर ही WBC का नाम क्या दे दिया? अमीबोइड कोशिका। ठीक है, तो आकार अनियमित होता है, अतः इसे अमीबोइड कोशिका भी कहा जाता है। अतः इसे अमीबोइड कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनका कार्य क्या है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। यानी जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो WBC के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है शरीर की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहा जाता है इसका कार्य है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, WBC की अधिकता से एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि शरीर के अंदर WBC नॉर्मल अवस्था में ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई रोग कारक प्रवेश करेगा या अवांछित कारक हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो WBC की संख्या बढ़ जाती है। तो उस समय हमारे शरीर में एलर्जी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो नॉर्मली WBC की संख्या 4000 से 11000 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या अगर 17-18 के आसपास आ रही है मतलब उस व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। लेकिन यदि इसकी संख्या लाखों में चली जाए, 1-1.5 लाख के आसपास इसकी वैल्यू आए, तो उस समय व्यक्ति को ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। तो देखिए WBC की अधिकता से एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाए, अत्यधिक कितनी? 1 से 1.5 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब, अत्यधिक बढ़ जाए तो उस समय व्यक्ति को ल्यूकेमिया रोग, या उसे क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। आया समझ में? तो ये WBC के पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए।
इसके बाद जो अगली रक्त वाहिनी है प्लेटलेट्स, सॉरी ब्लड, रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, या इसे बिंबाणु भी बोला जाता है। और इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनका जीवन काल होता है 4 से 7 दिन। इनकी संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब। कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है ये, यानी रक्त को गाढ़ा बनाती है ये, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। और जब व्यक्ति को डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और देखिए जो प्लेटलेट्स है ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती है, बल्कि कोशिकाओं के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लेटलेट्स के पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये क्लास अभी कंप्लीट होती है। बाकी इसका जो पोर्शन बचता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।